हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो यूपीएससी के मेन से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसको जानेंगे, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, लेजर वगैरह का अध्ययन करेंगे और सुपर कंडक्टिविटी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जनरल साइंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ, है ना, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सजीव लोग होते हैं, है ना, सजीव जो चीज़ें होती है उसका अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाती है। इसके प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, लक्षण क्या है? रिप्रोडक्शन होता है, मतलब प्रजनन होता है इसके अंतर्गत। कोशिका की संरचना होती है, सेल स्ट्रक्चर होता है। मेटाबॉलिज्म होता है, जैव रासायनिक क्रिया जो होती है, विक्रिया होती है। एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। इवोल्यूशन, इसके अंतर्गत विकास क्रम पाया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है उसको जानेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? हम वायरस बोलते हैं, है ना। वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य का एक बिंदु है ना, वायरस, है ना। ये स्वयं, मतलब स्वयं प्रतिकृति नहीं बनाता है, किसी जीव में जाकर ये अपनी प्रतिकृतियां का निर्माण करने लगता है ना। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। कोशिका संरचना नहीं होती है इसमें, जैव रासायनिक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। और ये किसी जीव में प्रवेश कर कर, है ना, कौन? विषाणु, जो वायरस होता है, किसी जीव में प्रवेश करके अपनी प्रतिकृति को निर्माण करता है और ये इस तरह से फैलता हुआ जाता है ना। इस तरह से वायरस का निर्माण होता है। अब देखो मैं बता, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ किसी कोशिका संरक्षण या किसी कोशिकीय संरचना पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तथा अपने अनुरूप जैव रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, अपने हिसाब से करता है, तथा कोशिका में रहते हुए अपनी प्रतिलिपियां बनाता है ना, अपनी कॉपी बनाता रहता है किसी कोशिका में रहते हुए, जिसे प्रजनन कहते हैं। विषाणु के प्रकार कौन कौन से होते हैं? संक्रमण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? जंतु विषाणु और पादप विषाणु। ये जंतुओं को संक्रमित करता है और पादप विषाणु पौधों को संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज जीवाणु को विसर्जित करता है और माइकोफेज ये कवक को संक्रमित करता है। अनुवांशिक पदार्थ के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डीएनए वायरस और एक होता है रेट्रो वायरस, है ना। डीएनए वायरस क्या होता है? जिसमें डीएनए के रूप में अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो डीएनए वायरस कहलाता है, जिसे पोक्स वायरस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया। रेट्रो वायरस में आरएनए के रूप में अगर अनुवांशिक पदार्थ है तो वो रेट्रो वायरस कहलाता है, जैसे निपाह वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, डेंगू वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया और मम्स वायरस हो गया, है ना। मीजल्स वायरस, एचआईवी वायरस, जीका वायरस, इबोला वायरस, रोटा वायरस, है ना। जीवन की उत्पत्ति के दौरान प्रथम अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? आरएनए की उत्पत्ति हुई है। जैव जगत में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं ना। जैव जगत में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। जैसे जंतु, पादप, कवक में डीएनए पाया जाता है तथा रेट्रो वायरस में आरएनए पाया जाता है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन इंटरफेरोन की आवश्यकता होती है, जिसका निर्माण शरीर में ही होता है। कहाँ होता है? शरीर में ही होता है इंटरफेरोन का निर्माण। वायरस संक्रमण में एंटीबायोटिक कार्य नहीं करता। क्या कार्य नहीं करता है? एंटीबायोटिक वायरस में कार्य नहीं करता है। अब हम जानेंगे कोशिका, है ना, सेल। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है जीवन का। जीवों के द्वारा किए गए सभी कार्य वस्तुतः कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। उपरोक्त बिंदुओं को कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी भी कहते हैं। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद विषाणु है, क्योंकि मैं पहले बताया था आपको, ये निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है।
कोशिका संरचना देखते हैं। देखो ये कोशिका संरचना है, इसमें ये रिक्तिका है, ये वाली चीज जो है कोशिका भित्ति है ना? ये केंद्रक कहलाता है, ये वाला। ये साइट, ये कोशिका द्रव्य, ये छोटा छोटा कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, कोशिका भित्ति, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है? ये पादपों का, है ना, प्लांट्स का विशिष्ट लक्षण है जो जंतुओं में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका होती है, भित्ति पादप में पाई जाती है। ये एक निर्जीव संरचना है। ये पादप का, ये पादप को एक निश्चित आकार और कड़ापन प्रदान करता है। ये पूर्ण पारगम्य संरचना है। क्या है? पूर्ण पारगम्य संरचना है। रासायनिक प्रकृति क्या होती है इसकी? सामान्य पादप तथा शैवाल सेलुलोज की होती है। उसमें कवक में क्या होती है? काइटिन की बनी होती है। और जीवाणुओं में मोमेरिक एसिड की बनी होती है। सेलुलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जैविक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? जैविक पदार्थ। कौन सा है? सेलुलोज। अब हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सजीव संरचना है। ये चयनात्मक पारगम्य है, सेलेक्टिव पारगम्य है। रासायनिक प्रकृति, लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है ना, जिसे फास्फोलिपिड बोलते हैं। अब हम देखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, विसरण और परासरण, है ना। ये विसरण और परासरण की प्रक्रिया मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताई है। ठीक, एक उदाहरण भी देख लेते हैं। अगर नदी की मछली को समुद्र में डाल दिया जाए तो जल के परासरण या जल के खोने के कारण निर्जलीकरण हो जाता है और मछलियां मर जाती हैं। इसका उल्टा, अगर समुद्र की मछली को नदी में डाल दिया जाए तब मछली के शरीर में जल के अत्यधिक प्रवेश के कारण जैव रासायनिक क्रियाएं मंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिससे मछलियां मर जाती है। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जब किसी कोशिका को अतिसांद्र घोल में डाला जाता है तब उस कोशिका के निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस अतिसांद्र घोल या प्लाज्मोलाइसिस खाद्य परिरक्षण, है ना, फूड प्रिजर्वेशन में सहायक होते हैं, क्योंकि ये जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों को प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया से नष्ट कर देते हैं, जैसे अचार, मुरब्बा, डब्बाबंद खाद्य पदार्थ। अब हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें, जैसे साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य है, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक समस्त जैव रासायनिक प्रक्रियाएं पूरी होती है, अभिक्रियाएं पूरी होती है ना। साइटोप्लाज्म या कोशिकाओं के अंतर्गत 3 हिस्से होते हैं: दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित। दोहरी झिल्ली युक्त क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लाज्मिड होता है। एकल झिल्ली युक्त क्या होता है? ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। झिल्ली रहित में क्या होता है? राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ये चीजें होती है। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, कोशिका का ऊर्जा हाउस भी इसको बोलते हैं। ये खाद्य पदार्थों का विघटन कर ऊर्जा की प्राप्ति करता है। ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा की प्राप्ति करता है। ये कोशिकीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति करता है। ये कोशिका में एटीपी, एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। एटीपी को शरीर की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी को शरीर की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, है ना। देखो ये एमडीएनए होता है इसके अंदर, ये छोटे छोटे डॉट्स राइबोसोम, ये डबल मेम्ब्रेन, है ना, ये आंतरिक झिल्ली का भाग है। क्रिस्टाइल ऑक्सीजोम F1 पार्टिकल जो होता है ये इसके अंतर्गत। कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं। एमडीएनए की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकाओं की तरह कार्य करता है और यह केंद्रक के आंशिक नियंत्रण में होता है। प्लास्टिड, है ना, ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है।
है ना। टाइप क्या होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हरित लवक हरा, क्लोरोमोप्लास्ट वर्णी नमक है ना पीला जो ज़ैंथोसाइल की वजह से होता है, और नारंगी लाल केरोटीन की वजह से होता है, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णी लवक बोलते हैं, ये रंगहीन होता है ना, रंग नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट हरा कलर का होता है, ये क्लोरोफिल जो पर्णहरित के कारण है ना। क्लोरोमोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक, फलों के रंग के लिए उत्तरदायी और फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए इसका महत्व है। केरोटीन क्या होता है, मानव लीवर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है। कौन, केरोटीन। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है। कौन सा परमाणु, मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है जो प्रकाश के अवशोषण में सहायक होता है ना, प्रकाश के अवशोषण में सहायक होता है। अन्य रंजक क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में जो उपस्थित होते हैं। लाइकोपीन होता है टमाटर में जो लाल होता है ना, लाल रंग के लिए उत्तरदायी, ये कैंसर रोधी होता है। फाइटोरिथियम ये लाल रंग के लिए होता है अन्य में जो होता है, और फाइटोसाइनिन ये नीला और बैंगनी के लिए उत्तरदायी होता है, अन्य जो भी पादप होते हैं उसके लिए। प्लास्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दोहरी झिल्ली है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेना थैलाकाइड है ना, ये स्टोरमा है, और ये जो पदार्थ है डीएनए अर्ध स्वायत्त कोशिकाओं में। लाइकोपीन नामक वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा वर्णक, लाइकोपीन वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको याद रखना है ना। अब ये पूरा डिटेल में इसका बता रखा है, ये राइबोसोम है ना, रगी आ रहे, ये गोल्जी बॉडी है पूरी, ये वाली गोल्जी बॉडी है, ये इसका डायग्राम है। एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम कोशिका में अंतः कोशिकीय परिवहन व्यवस्था का निर्माण करता है। क्या करता है, अंतः कोशिकीय परिवहन व्यवस्था का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी की उपस्थिति ईआर है ना, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है से बनी होती है, और इसका मुख्य कार्य जैविक पदार्थों जैसे प्रोटीन का संग्रहण, उनमें सहायक बदलाव और उनकी पैकेजिंग और स्त्रवण है। गोल्जी बॉडी कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग है। कौन सा है, मुख्य स्त्रावी अंग है। लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी बॉडी में होती है। कहाँ होती है, गोल्जी बॉडी में होती है। इसमें अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका में उपस्थित किसी भी पदार्थ का विघटन कर सकता है या पूरी कोशिका को नष्ट कर सकता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम सिर्फ खराब और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी संख्या WBC में पाई जाती है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइसोसोम पादपों में अनुपस्थित होता है ना, पादप में नहीं होता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं ना, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। ठीक, कोशिका मृत्यु या एटोप्लोस्टिस के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का कारण क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कोशिका अपने सामान्य जीवन काल को पूरा करके समाप्त हो जाती है या मर जाती है। अब हम देखेंगे राइबोसोम। ये झिल्ली रहित संरचना होती है, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। रासायनिक संरचना RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। राइबोसोम दो तरीका का होता है, एक तो ATS होता है और एक 70S होता है ना। ATS बड़ा होता है और स्मॉल 70S होता है। ATS पादप, सामान्य पादप और जंतुओं में पाया जाता है, और 70S बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है ना। ये निथरने की दर होती है 70S और 80S और 70S जो होती है, ये निथरने की दर होती है। स्वेडबर्ग्स यूनिट इसे हम बोलते हैं, निथरने की दर होती है। सेंट्रोसोम ये एक झिल्ली रहित संरचना है, पादपों में ये अनुपस्थित होती है, और रासायनिक संरचना इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का विभाजन करना।
ये इसका प्रमुख कार्य है। केंद्रक, ये डायग्राम केंद्रक का है। इसमें दोहरी झिल्ली, केंद्रिका द्वीप, क्रोमेटिन पदार्थ, केंद्रिका जिसमें आरएनए और डीएनए राइबोसोम का निर्माण करने के लिए होती है। क्रोमेटिन पदार्थ भी दो चीज़ें होती है, एक होता है डीएनए और एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। ये एक गैर अनुवांशिक पदार्थ होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक गैर अनुवांशिक पदार्थ होता है। केंद्रक अपने अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। केंद्रक अपने अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डीएनए का वो निश्चित खंड जिस पर किसी विशिष्ट लक्षण या कार्य के लिए अनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है उसे जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। जीन अनुवांशिकता की इकाई है। जीन अनुवांशिकता की इकाई है। मानव कोशिका में लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। सामान्यतः एक जीव किसी एक अनुवांशिक लक्षण को निरूपित या निर्धारित करता है। हालांकि कई अनुवांशिक लक्षण एक से अधिक जीनों को निर्धारित करते हालांकि कई अनुवांशिक लक्षण एक से अधिक जीनों से निर्धारित होते हैं। इसे पॉलीजेनिक प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पॉलीजेनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे त्वचा का कलर, है ना। कोशिका विभाजन के समय जब डीएनए और हिस्टोन क्रोमेटिन जो पदार्थ होता है संघनित होते हैं तब गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों पर जीव एक बिंदु के रूप में पाए जाते हैं। सामान्य स्थिति में किसी कोशिका में क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। गुणसूत्र का निर्माण सिर्फ कोशिका विभाजन के समय होता है। जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक है जो अनुवांशिक गुणों को एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जीनों का वाहक गुणसूत्र है। जो जीनों का वाहक होता है वो गुणसूत्र है जो कोशिका विभाजन के द्वारा जीन को एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। किसी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या नियत होती है ना। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो नियत होती है। जैसे मानव में 23 पेयर होते हैं, मटर में 7 पेयर होते हैं, है ना। फ्रूट फ्लाई में 4 पेयर होते हैं जिसे ड्रोसोफिला कहते हैं। अब हमारा आएगा न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव क्रोमोसोम 23 प्रकार के होते हैं, है ना। 23 पेयर्स में होते हैं ना, 23 युग्म में होते हैं। एक 22 जो पेयर होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं जिसे कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। और एक होता है आलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम जिसे लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं। इसका एक पेयर होता है ना। अगर 22 पेयर प्लस XY है तो ये मेल कहलाएगा और 22 पेयर प्लस XX है तो ये फीमेल कहलाएगा। डीएनए डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। इसके कंपोनेंट क्या क्या है? शुगर जो पेंटोस होता है C5H10O5, राइबोस, ठीक है, डीऑक्सोराइबोस C5H10O4, है ना। और हेक्सोस C6H12O6। नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, है ना। ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बंध होता है और एडेनिन और थाइमिन में डबल बंध होता है। फास्फोसाइटिस, फास्फोरिक एसिड H3PO4, है ना। ये पूरी इसकी संरचना बताई गई है। ये डीएनए की संरचना है, ये वाली, है ना। ये डीएनए की संरचना है, ये डीएनए की संरचना है, ये वाली। और ये इसका उदाहरण है फास्फोर बॉन्ड, मुख्य बॉन्ड। नाइट्रोजन क्षार 4 में पाए जाते हैं। ये मैंने बताया था AGCT। जेनेटिक कोड 4 की पावर 3 64 होता है। जीन कोड का अनुक्रम इस तरह से होता है TTT AAT। ये ऊपर मैंने बताया था एडेनिन, ग्वानिन, है ना। इस तरह से ये एंटीसेंशिया पूरक होते हैं। डीएनए पर आनुवंशिक सूचनाएं नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम के रूप में पाई जाती है। किस अनुक्रम में पाई जाती है? नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम के रूप में पाई जाती है। किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम को जीन कहते हैं। डीएनए की संरचना में लगभग 300 करोड़ नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम पाए जाते हैं।
डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है ना, डबल हेक्सिकल होती है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये मानव एवं अन्य जीव जंतुओं में गैर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, हालांकि रेट्रोवायरस में आनुवंशिक रूप में पाया जाता है। आरएनए एक कुंडली संरचना है। इसके कंपोनेंट कौन कौन से? राइबोस शुगर जिसे पेंटोज बोलते हैं, C5H10O5, नाइट्रोजन छात्र जो मैंने बताया था AGCU है ना, यू मतलब यूरेसिल, ये पहले मैं बता चुका हूँ। फास्फेट ग्रुप होता है ना, इस तरह से अरेंज रहते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम के निर्माण करता है, और मैसेंजर आरएनए है ना, mRNA इसे बोलते हैं। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। ये डीएनए पर अंकित सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है, जिससे विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण होता है। ट्रांसफर आरएनए, जिसे टीआरएनए हम बोलते हैं, ये प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल का राइबोसोम तक पहुंचाता है। ट्रांसफर जो आरएनए होता है, ये प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है ना। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये रेप्लिकेशन होता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये ट्रांसलेशन होता है, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसे रेट्रोवायरस में होता है। ठीक है, ये कुछ जैसे वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? रेबीज, खसरा, हार्पिस, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोट, इन्फ्लुएंजा, चिकुनगुनिया। इसको एक ट्रिक है याद करने की, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, इससे याद हो जाता है। रे मतलब रेबीज है ना, रे खा मतलब खसरा, इस तरह से हो जाता है। हा मतलब हर्पिस, मे मतलब मेनिंजाइटिस, में ही मतलब हिपेटाइटिस, टा मतलब ट्रेकोमा है ना, ओ मतलब पोलियो, ए मतलब एड्स, चा मतलब चेचक है ना, इस तरीके से। छोड़ में छोटी माता छा है ना, डेंगू, छोड़ गई, गा मतलब गलसोत, ई मतलब इन्फ्लुएंजा है ना, चिकनगुनिया कुछ थोड़ा बहुत अलग है। जीवाणुओं से होने वाले रोग है ना, जैसे बैक्टीरिया से होने वाला, इसकी ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है ना। पंडित मतलब पा मतलब प्लेग, डी मतलब डिप्थीरिया, टा मतलब टाइफाइड, का मतलब काली खांसी, टी मतलब टिटेनस, का मतलब कुष्ठ, न्यू मतलब न्यूमोनिया, ट्रेकोमा, हेजा, तपेदिक या क्षय रोग, टीबी जिसे बोलते हैं, कुष्ठ रोग और सिल्पिस व गोनेरिया। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया, कालाजार, अमीबा पेचिस, कृमिजन्य रोग कौन कौन से? फाइलेरिया, एस्टोरिएसिस, कवक से होने वाले रोग, टीनियसिस, एथलीट फुट, दांत, खाज, गंजापन, दमा, ये इससे होते हैं। अब हम देखेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। 23 पेयर रेप्लिकेशन द्विगुणन के द्वारा ऐसे होते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर देखते हैं। समसूत्री में क्या होता है? इसमें एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र संख्या के समान होती है। जबकि अर्धसूत्री में क्या होता है? एक कोशिका चार कोशिकाओं में विभाजित होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ये शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होती है, ये शरीर की प्रजनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री। समसूत्री में क्या होता है? ये सामान्य वृद्धि विकास, भ्रूण विकास, घाव भरने के दौरान होता है। ये अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण के समय होता है। कौन? अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन के चरण कौन कौन से? इंटरफेज जिसे विश्राम अवस्था बोलते हैं, काइरोकाइनेसिस जिसे केंद्रक विभाजन बोलते हैं, और साइटोकाइनेसिस जिसे कोशिका द्रव्य विभाजन के अंतर्गत रखा जाता है। ये दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था है।
इसमें एस फेज में डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलियोफेज। है ना, मेटाफेज में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन से फेज में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो मेटाफेज में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र सार्वधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को प्रोफेज अवस्था में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर या आनुवंशिक फेरबदल की घटना होती है, जिससे अलग अलग आनुवंशिक लक्षण वाले अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप एक ही दंपत्ति के अलग अलग बच्चे आनुवंशिक स्तर पर असमान होते हैं। ठीक है, ये वही रिपीट हो रहा है। यहाँ तक अपन ने आनुवंशिक स्तर पर अलग अलग असमान होते हैं। अब आगे देखते हैं। जैव विविधता, प्रजातीय विविधता और आनुवंशिक विविधता का मूल कारण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन है, जिसे हम उत्परिवर्तन बोलते हैं। उत्परिवर्तन आनुवंशिक पदार्थों में अचानक होने वाला परिवर्तन है। अब 12 पेयर XX ना, जैसे ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 22 पेयर्स और XX, इस तरह से इनका निषेचन होता है। ये इसके डायग्राम के थ्रू बताया गया है। भ्रूण का लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है, जिसमें नर और मादा के होने की संभावनाएं 50-50% होती है ना, दोनों 50-50% होती है। टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं? है ना, टाइप्स ऑफ सेल कितने प्रकार के होते हैं कोशिका? यूकैरियोटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल। है ना, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है? जंतु, पादप, कवक, शैवाल आता है ना। और प्रोकार्योटिक में क्या होता है? जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। है ना, यूकैरियोटिक के अंतर्गत देखते हैं, है ना, यूकैरियोटिक के अंतर्गत देख लेते हैं। इनमें विकसित केंद्रक और आंतरिक झिल्लियों की संरचना पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्गी बॉडी, ईआर। इनमें केंद्रक विकसित नहीं होता है तथा आंतरिक झिल्लियों की संरचनाएं अनुपस्थित होती है, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लास्टा। ठीक है ना। यूकैरियोटिक के अंतर्गत राइबोसोम 80S के पाए जाते हैं, इसमें 70S के पाए जाते हैं। एस मैंने पहले बताया था, स्वीडर्स यूनिट है, निथरने की जो दर है वो है। डीएनए हमेशा हिस्टोन के साथ पाया जाता है इसके अंतर्गत, इसमें डीएनए बिना हिस्टोन के पाया जाता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 1 मानी जाती है और इनका कोशिका विभाजन असमसूत्री होता है। प्रोरियोटिक जीन धरती पर आने वाले प्रथम जीव है ना, ये वाले जीव जो होते हैं ये पृथ्वी पर आने वाले प्रथम जीव। अब हम देखते हैं जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना में देखिए, ये सेल वॉल है, ये वाला सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है ना, ये मेसोसोम है, कोशिकीय श्वसन में ये मदद करता है, ये वाला है ना। ये 70S जो निथरने की दूर मैंने अभी बताया था, राइबोसोम है। और ये डीएनए, डीएनए नेक्ड, नो हिस्टोन, नो न्यूक्लियस वाला। अब हम देखेंगे टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू है ना, बहुत सारे सेल्स से मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, जिसे हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं का वो समूह है जो संरचना, कार्य और उत्पत्ति की दृष्टि से समान होते हैं। है ना। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? एपीथाइलल, जिसे उपकला ऊतक बोलते हैं। कनेक्टिव, जिसे संयोजी ऊतक बोलते हैं। मस्कुलर, जिसे पेशी ऊतक बोलते हैं। नर्व्स, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। उपकला ऊतक देखते हैं शुरुआत प्रथम। ये शरीर के अंदर और बाहर सभी स्वतंत्र सतहों को ढकता है या कवर करता है, जैसे शरीर के बाहर त्वचा, शरीर के अंदर पेरिटोरियम, मसल मेम्ब्रेन, इन चीज़ों को, मसल मेम्ब्रेन को। स्किन, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है ना। स्किन को देखते हैं।
ये जो ऊपर वाली स्क्रीन होती है, ये वाली, इसको कोर्नियम कहते हैं, और ये अंदर वाली थोड़े से अंदर जो जाते हैं ये एपिडर्मिस होती है, और जो अंदर जाते जाते हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये डर्मिस कहलाती है, और इसके जो अंदर है, बहुत अंदर जो होती है हमारे त्वचा के, वो हाइपोडर्मिस कहलाती है। त्वचा की पहली परत में अघुलनशील प्रोटीन केरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण प्रथम परत की कोशिकाएं मृत हो जाती है तथा जल और वायु के अपारगम्य हो जाती है। जल और वायु के लिए त्वचा से उत्पन्न संरचनाओं का निर्माण केरोटिन प्रोटीन से हुआ है। किससे हुआ है? केरोटिन प्रोटीन से हुआ है। जैसे हेयर, नेल, हॉर्न, खुर जिसे हुप बोलते हैं, क्लो जिसे नख बोलते हैं, सेल्स, सल्क जिसे बोलते हैं, वूल, फीदर। डर्मिस अब देखते हैं। त्वचा के डर्मिस परत में मेलानिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, जो त्वचा को रंग प्रदान करता है। मेलानिन के कारण ही बालों का रंग काला होता है। सरीसृप जिसमें सांप, छिपकली वगैरह आते हैं, और उभयचर के त्वचा में क्रोमेटोफोर्स नामक संरचना पाई जाती है, जो रंग बदलने में सहायक होती है। चमड़े का निर्माण जानवरों के डर्मिस से किया जाता है। किससे किया जाता है? जानवरों के डर्मिस से किया जाता है। मानव त्वचा की डर्मिस अत्यंत पतली होती है और इससे चमड़े का निर्माण नहीं किया जा सकता है। शरीर की अंदरूनी परत जैसे म्यूकस झिल्ली और पेरिटोनिया में केरोटीन नहीं पाया जाता है, और ऐसी सतह जल के लिए पारगम्य होती है। अब हम देखेंगे ग्लैंड्स, ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के रसायनों या तरल पदार्थों का स्त्राव करती है। ये दो प्रकार की होती है। बहिर्स्रावी जिसे एक्सोक्राइन बोलते हैं, और अंतःस्रावी जिसे एंडोक्राइन बोलते हैं। बहिर्स्रावी में क्या होती है? ये नलिका युक्त ग्रंथि है, जो नलिका के माध्यम से अपने स्त्राव को लक्ष्य तक पहुंचाती है। ये नलिका विहीन ग्रंथि है, जो अपने रक्त प्रवाह के द्वारा अपने स्त्राव को लक्ष्य तक पहुंचाती है। ये एंजाइम का स्त्राव करती है, ये हार्मोन का स्त्राव करती है। ये वाली जो है एंजाइम तीव्र गति से कार्य करता है, लेकिन उसका प्रभाव कम समय तक रहता है। हार्मोन मंद गति से कार्य करता है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक होता है। उदाहरण क्या है? पाचन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि। इसके उदाहरण कौन कौन से? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पेंक्रियास ग्रंथि। पेंक्रियास जो ग्रंथि है वो दोनों तरह की है, मिश्रित है। थाइमस ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, ओविरस ग्रंथि, टेस्ट ग्रंथि, और पैराथोराइड ग्रंथि। अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। ये दो या दो से अधिक ऊतकों या अंगों का परस्पर जोड़ता है। जैसे एरियोलर टिश्यू सामान्य संयोजी ऊतक, एडियोपेज टिश्यू वसा संयोजी ऊतक, टेंडम, लिगामेंट, ब्लड, लिम्स, बोन, कार्टिलेज। सामान्य संयोजी ऊतक क्या होता है? ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। ये आंतरिक अंगों के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंतरिक अंगों के पास पाया जाता है, तथा दो ऊतकों के बीच खाली स्थान को भरता है, इसलिए इसे पेकिंग ऊतक भी कहते हैं। वसा संयोजी ऊतक कौन से होते हैं? इसे फैट डिपो, DIPO, वसा का गोदाम भी कहते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों में वसा संयोजी ऊतक की मोटी परत पाई जाती है, जो ठंड में रक्षा करती है और संचित भोजन की तरह कार्य करती है। जैसे ध्रुवीय भालू, व्हेल, सील इत्यादि। अब हम देखेंगे टेंडम और लिगामेंट में क्या अंतर है। टेंडम क्या होता है? ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। लिगामेंट ये अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। टेंडम ये अत्यधिक मजबूत और कम लचीला होता है। लिगामेंट ये अपेक्षाकृत कम मजबूत लेकिन अधिक लचीला होता है। टेंडम क्या होता है? ये कोलेजियम या व्हाइट प्रोटीन से बना होता है। लिगामेंट ये इलास्टिन प्रोटीन, ये जिसे येलो कहते हैं, जो येलो होता है, से बना होता है। अब हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें 5.5 लीटर से 5.5 लीटर पाया जाता है एक वयस्क मनुष्य में, या 7%, ये 7 से 8% शरीर के भाग का होता है। इसका pH 7.4 होता है, मतलब हल्का क्षारीय होता है। रक्त की संरचना देखते हैं। रक्त में दो चीज़ें पाई जाती है, प्लाज्मा
जो तरल भाग होता है, और रक्त कोशिका जो 45% के लगभग पाए जाते हैं। प्लाज्मा 55% के लगभग पाया जाता है। इस 55% में 93% जल होता है, 6% प्रोटीन होता है जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइबर पाया जाता है, और 1% अन्य चीज़ें होती हैं। रक्त कोशिका में आरबीसी जिसे इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स होती है। 1% में जो मैंने अभी बताया था वो उसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, बीएनसी, एंटीबॉडी, CO2, यूरिया, मिनरल्स, लवण, ये चीज़ें होती हैं ऑक्सीजन को छोड़। कलर हल्का पीला या रंगहीन इसका। अब हम जानेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं संख्या कितनी है इनकी, 5.5 से 5.5 मिलियन प्रति mm³। निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल इनका 120 दिन होता है। मृत आरबीसी को रक्त से हटाने का कार्य प्लीहा नामक अंग करता है, जिसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। हालांकि मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य लीवर या यकृत करता। कौन करता है, लीवर या यकृत करता है। वयस्क आरबीसी में केंद्रक तथा अन्य कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं। इसके कोशिका द्रव्य में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंजक पाया जाता है, जो ऑक्सीजन ढोने का कार्य करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन ढोने का कार्य करता है। मानव सहित सभी स्तनधारियों के आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं, जैसे ऊंट या लामा ना, ऊंट या लामा। हीमोग्लोबिन ना, हीमो मतलब आयरन लोहा, ग्लोबिन मतलब ये जो प्रोटीन। आयरन की कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता नामक रोग होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन या आरबीसी या रक्त की कमी होती है। ये रोग विटामिन B9 या फोलिक अम्ल की कमी से भी हो सकता है। HbO2 है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो अस्थायी है। Hb+O2 सीमित स्थान, बंद कक्ष या सीमित ऑक्सीजन में कार्बन पदार्थ के दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर स्थायी यौगिक बनाता है, जिसके फलस्वरूप मुक्त हीमोग्लोबिन की मात्रा लगातार कम होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति की मौत हो जाती है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि कमरे में हम अंगीठी जलाकर सो जाते हैं तो उससे इंसानों की मौत हो जाती है। ये इसी कारण से ऐसा होता है। अब हम जानेंगे WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल। ये प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक हैं। इनकी सामान्य संख्या 5000 से 10,000 mm³ होती है, लेकिन संक्रमण के दौरान इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है। WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। WBC का जीवन काल 4-5 दिनों का होता है और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। WBC के प्रकार कौन से हैं, न्यूट्रोफिल, इशोनोफिल, बेसोफिल, मेनोसाइट्स और लाइपोसाइट्स, है ना। ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या अवशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली के होते हैं। न्यूट्रोफिल, इनकी संख्या सर्वाधिक है ना, इसकी संख्या सर्वाधिक है और इसका मुख्य कार्य रोगाणुभक्षण या फाइगोसाइटोसिस है। ईशोनिफिल क्या होता है, ये एलर्जी की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बेसोफिल, ये सर्वाधिक कम संख्या में पाए जाते हैं और रोगाणुभक्षण या एलर्जी में सहायक है। मोनोसाइट्स क्या होता है, सर्वाधिक सक्रिय रोगाणुभक्षण कोशिका है, ये ज़्यादा शक्तिशाली है। लाइपोसाइट्स क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो रोगाणुओं को पहचान कर उसके खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। इसके खिलाफ क्या करते हैं, विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं जो रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं तथा रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होने पर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। प्लेटलेट्स कितनी होती है, 1.5 से 3 लाख प्रति mm³ होती है। जीवन काल कितना होता है इनका, 1 से 2 वीक होता है। निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना, जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। रक्त के थक्के जमने की प्रवृत्ति अधिक होने पर
रक्त वाहिकाओं में थक्का जम सकता है, जिससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसकी प्रवृत्ति कम होने पर अंदरूनी रक्त स्त्राव हो जाता है। इसे संतुलित रखने के लिए शरीर में दो प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से? रक्त स्कंदन के कारण, जिससे रक्त का थक्का जमना, और रक्त स्कंदन के प्रतिकारक, रक्त का थक्का नहीं जमना। रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स, विटामिन के, Ca2+ आयन, जिसे कैल्शियम आयन बोलते हैं, ट्रांसमोपोलेस्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, और इधर क्या क्या होता है? हिफेरिन, है ना, रक्त स्कंदन के प्रतिकारक, रक्त का थक्का नहीं जमता इनके कारण, है ना, और हीरोडिन, जोक में या जो लीच में होता है ना। इस हीरोडिन का प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग सूजन और रक्त के थक्के के उपचार के लिए दवा के रूप में किया जाता है ना। इसके उपचार के दवा के रूप में किया जाता है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप को हम ABO सिस्टम में डिवाइड करते हैं, A, B, AB और O, है ना। एक RH फैक्टर होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ABO सिस्टम के अंतर्गत रक्त समूह का निर्धारण RBC पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। एंटीजन कोशिकाओं की पहचान है जो प्लाज्मा झिल्ली पर पाया जाता है। रासायनिक रूप से ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप, उसका एंटीजन और एंटीबॉडी, और किसे ब्लड दिया जा सकता है और किससे प्राप्त किया जा सकता है। ये ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, इनके एंटीजन क्या है? इनके एंटीजन A का कैपिटल A, B का कैपिटल B, AB का ANB और O का कुछ नहीं, निल, है ना। एंटीबॉडी A का स्मॉल b, B का कैपिटल A, AB का निल और O का स्मॉल a और स्मॉल b। अब जिसका ब्लड ग्रुप A है वो किसको ब्लड दे सकता है? A वाला A को दे सकता है, AB दोनों को दे सकता है। B वाला B को तो दे ही सकता है, AB को भी दे सकता है ना। AB वाला AB को दे सकता है, और O वाला A को दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है और O को दे सकता है ना। और सेम टू सेम ये इसी में प्राप्त करने का भी लिखा हुआ है। जैसे A से प्राप्त कर सकता है, O से प्राप्त कर सकता है, B से प्राप्त कर सकता है, O से प्राप्त कर सकता है, AB A से प्राप्त कर सकता है, B से प्राप्त कर सकता है, AB से प्राप्त कर सकता है, O से प्राप्त कर सकता है ना, और O से ही प्राप्त कर सकता है। रक्तदान के समय रक्त देने वाले का एंटीजन और रक्त प्राप्त करने वाले का एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए ना, एक समान नहीं होना चाहिए। समान एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने पर इनके बीच अभिक्रिया होती है, जिससे रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त प्रदान करने वाले की मृत्यु हो जाती है ना। ये RH फैक्टर के बारे में लिखा हुआ है ना। रक्त आदान के तहत अगर डोनर का RH नेगेटिव है और एक्सेप्टर का RH नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। डोनर का RH नेगेटिव है, एक्सेप्टर का RH पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। RH पॉजिटिव डोनर का है, RH पॉजिटिव एक्सेप्टर का है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डोनर का RH पॉजिटिव है और एक्सेप्टर का RH नेगेटिव है तो यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे मृत्यु हो सकती है। किसी RH नेगेटिव व्यक्ति को पहली बार RH पॉजिटिव रक्त दिया जाए तो पहले रक्त आदान में व्यक्ति के शरीर में RH के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होता है, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। अगर उसी व्यक्ति को दोबारा RH+ रक्त दे दिया जाए तो पहले से बने हुए एंटीबॉडी के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। पहले से जो एंटीबॉडी बना है उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। किसी RH पॉजिटिव पुरुष की शादी अगर RH नेगेटिव महिला से होती है तो बच्चे में RH पॉजिटिव होने की संभावना सर्वाधिक होती है। इन दंपति का पहला RH पॉजिटिव बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है, लेकिन जन्म के समय जब बच्चे का RH पॉजिटिव रक्त माँ के RH नेगेटिव रक्त से मिलता है तब माँ के शरीर में RH के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इस एंटीबॉडी के प्रभाव में दूसरे और बाद के बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं?
ब्लास्टेसिस फेटालिसिस, एरेटोब्लास्टिस फेटालिसिस इसको हम कहते हैं। बोन में ब्लड ग्रुप क्या होता है? ये मूल रूप से ओ ब्लड ग्रुप है जिसमें सामान्य एंटीजन H अनुपस्थित होता है। H एंटीजन अन्य सभी प्रकार के रक्त वर्गों में पाया जाता है। H एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण बॉम्बे ब्लड ग्रुप अन्य रक्त वर्ग को रक्त दे सकता है लेकिन किसी भी रक्त वर्ण से रक्त प्राप्त नहीं कर सकता है। इनरा ब्लड ग्रुप INRA, इनरा ब्लड ग्रुप क्या होता है? इनरा ब्लड ग्रुप की खोज 2016 में सूरत में किया गया था। WHO के अनुसार ये अत्यंत दुर्लभ रक्त वर्ण है। ये व्यक्ति ना तो किसी को रक्त दे सकता है और ना ही किसी से रक्त ले सकता है। कोल्टन पर्सन कौन से होते हैं? ऐसे दुर्लभ रक्त समूह को के व्यक्तियों को कोल्टन पर्सन कहते हैं, है ना, जो ये ऊपर मैंने बताया था। ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन है ना, ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन किस तरह के रिसेजन से किस तरह के रक्तों का निर्माण होता है वो बताया गया है डायग्राम के थ्रू, है ना। इस जो PDF को आप डाउनलोड करके आराम से डिटेल में चीज़ें समझ सकते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? ये एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के नहीं जमते। इस अनुवांशिक रोग का जीन X गुणसूत्र पर पाया जाता है। इस रोग से पुरुष प्रभावित होते हैं, महिलाएं सामान्यतः इसकी वाहक होती है ना, महिलाएं इसकी वाहक होती है ना। ये इसके डायग्राम वगैरह बता रखे हैं इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। और ये जो ये एक पीढ़ी छोड़ के आती है। इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन के राजघराने से है। कलर ब्लाइंडनेस जिसे वर्ण अंधता बोलते हैं, ये एक आनुवंशिक रोग है जिसका जीन X गुणसूत्र पर पाया जाता है। इससे पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं, महिलाएं सामान्यतः इसकी वाहक होती है। इन दोनों रोगों को एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड कहते हैं। ये दोनों रोग एक पीढ़ी के अंतर पर पैदा होते हैं। इसे स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस भी कहते हैं या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी इसको हम कहते हैं, है ना। लिम्स क्या होता है? लसिका जिसे बोलते हैं, ये एक तरल संयोजी ऊतक है, रंगीन होता है, इसका रंगीन होता है ना। लिम्स प्लाज्मा प्लस WBC से मिलकर बना होता है। लिम्स का निर्माण शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। लिम्स के क्या क्या कार्य है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। शरीर में कुछ विशिष्ट लसिका अंग और लसिका ग्रंथि पाए जाते हैं जो संक्रमण के समय सक्रिय हो जाते हैं और इनका आकार बढ़ जाता है। इसमें अतिरिक्त WBC संग्रहित होते हैं। क्या होते हैं? अतिरिक्त WBC संग्रहित होते हैं, जैसे टोनसिल, स्प्लीन। लिम्स पाचन तंत्र में वसा के अवशोषण में मदद करता है। कि क्या करता है? वसा के अवशोषण में मदद करता है। बोन क्या होता है? ये ठोस संयोजी ऊतक होता है। अस्थियां कैल्शियम की संग्राहक होती है। इसमें कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है। अस्थियों के विशिष्ट प्रोटीन को एस्जिन कहते हैं, एस्जिन भी कहते हैं। लंबी अस्थियों में रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे अस्थि गुहा या बोन केविटी कहते हैं, है ना। ये है बोन मैरो। पंक्तियों की हड्डियां स्पंजी या रंध्र युक्त होती है जो उड़ने में सहायक होती है। इसे न्यूमेटिक बोन या वातित अस्थि कहते हैं। क्या बोलते हैं? वातित अस्थि कहते हैं। कार्टिलेज उपस्थिति, ये लचीली अस्थि होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की अनुपस्थिति के कारण ये लचीली होती है। इसे कोड्रिन नामक विशिष्ट प्रोटीन पाया जाता है। इसमें ये वाला प्रोटीन पाया जाता है, कोड्रिन नामक विशिष्ट प्रोटीन पाया जाता है। नवजात शिशुओं में कंकाल की कुल संख्या वयस्कों से अधिक होती है। इनमें अधिकांश उपास्थियां पाई जाती है ना। जो नवजात शिशु उनमें होते हैं उनमें अधिकांश रूप में उपास्थियां पाई जाती है। वयस्कों में उपस्थितियां निम्न स्थानों पर पाई जाती है। जैसे कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों पे: बालकर्ण, अग्रनासिका, रीढ़ की हड्डियों के बीच में, श्वास नली में, लंबी अस्थियों के सिरों पर और अस्थि जोड़ पर, है ना। ये अस्थि जोड़ है।
है ना। साइनोवियल द्रव में यूरिक एसिड के जमाव के कारण गठिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गठिया रोग होता है। पेशी ऊतक क्या होता है? मांसपेशियों संकुचन के द्वारा गति पैदा करती है, ये सिर्फ खिंचाव पैदा करती है ना, धक्का नहीं लगाती। स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। सेल्स ऑफ मसल को माइकुलेट्स या सेक्रोसाइट्स, मसल प्रोटीन को मायोसिन या एक्टिन के नाम से जाना जाता है। मांसपेशियां सामान्यतः 3 प्रकार की होती है: रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर देख लेते हैं। रेखित में क्या होता है? इसमें एक्टिन और मायोसिन का निश्चित व्यवस्था क्रम पाया जाता है, जिसमें रेखीय संरचनाएं प्रकट होती है। अरेखित में इसमें एक्टिन और मायोसिन का निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं पाया जाता है और इसे चिकनी पेशी भी कहते हैं। रेखित में यह हमेशा अस्थियों से जुड़ा होता है, इसलिए इसे अस्थि पेशी भी कहते हैं। अरेखित यह अस्थियों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। रेखित में ये पेशियां हमारी इच्छा के अधीन कार्य करती है, इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अरेखित में यह हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करती, इसे अनिच्छित पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशियों में थकाव की अनुभूति होती है और ये लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकती। अरेखित पेशियों में थकान की अनुभूति नहीं होती और ये लंबे समय तक कार्य कर सकती है। रेखित पेशियां अधिक मजबूत होती है, अरेखित पेशियां अपेक्षाकृत मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है। अब हम देखेंगे हृदय पेशी। ये सिर्फ हृदय की दीवारों पर पाया जाता है। इसमें रेखित पेशी के समान एक्टिन और मायोसिन की निश्चित व्यवस्था क्रम पाया जाता है, लेकिन अन्य गुणों में अरेखित के समान है। यह अनिश्चित है और इसमें थकान की अनुभूति नहीं होती। जैसे एक प्रमुख बिंदु देखते हैं यहाँ पे, मांसपेशियां कार्य करने के क्रम में एटीपी के रूप में ऊर्जा ग्रहण करती है। मांसपेशियों की कार्यविधि में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा समझा जाता है। मायोग्लोबिन मांसपेशियों में मौजूद हीमोग्लोबिन के समान संरचना है, जो रेखित मांसपेशियों में अतिरिक्त ऑक्सीजन को संग्रहित रखता है। इसकी उपस्थिति के कारण ही मांसपेशियां लाल दिखाई देती है। ये सामान्यतः वन्य जीव और गोताखोर जीवों में पाया जाता है, जैसे डॉल्फिन, व्हेल इत्यादि। अब हम तंत्रिका टिश्यूज जो तंत्रिका जो मतलब अपने मस्तिष्क से संबंधित बातों को अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।